अवध, अवध विलय, हम लोग को देखना है अवध विलय कि अंग्रेजों ने किस प्रकार अवध पे अपना हस्तक्षेप स्थापित किया था, किस प्रकार उन्होंने इन सभी प्रांतों के एक करके जीता, उसके बाद अवध को भी जीता। देखिए अवध को अंग्रेजों ने किस प्रकार जीता, उससे पहले हम लोग इसके इतिहास को देखना चाहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? देखिए एक थे इसका प्रथम शासक अवध का जो प्रथम नवाब हुआ उनका नाम था शहादत अली खां। शहादत अली खां शहादत अली खां ने 1722 ईस्वी में एक स्वतंत्र प्रांत अवध की स्थापना की थी। कब? 1722 ईस्वी में शहादत अली खां ने एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में अवध की स्थापना की थी भारत में। जो अवध प्रांत था, जो अवध मतलब जो लखनऊ का जो प्रांत है, उस टाइम लखनऊ जो था उसको अवध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसी के अंतर्गत इलाहाबाद जो प्रांत था उसी के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो जो शहादत अली खां ने अवध प्रांत की स्थापना 1722 ईस्वी में करते हैं। एक 1722 ईस्वी में एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में 1722 ईस्वी में एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में अवध राज्य की स्थापना अवध राज्य की स्थापना। देखिए 1722 ईस्वी में इन्होंने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अवध प्रांत की स्थापना की और इसकी राजधानी फैजाबाद को बनाया। फैजाबाद आता है, राजधानी फैजाबाद को बनाया। राजधानी फैजाबाद को बनाया। देखिए बात ये होती है, इसने यही वो शख्स था। देखिए शहादत अली खां यही वह व्यक्ति था जिसने नादिर शाह को भारत पे, दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए बोलते हैं कि उसको इनवाइट किया था, आमंत्रण दिया था कि आप आइए दिल्ली पे आक्रमण कीजिए। लेकिन इसको डर था कि अगर ये बात खुल गई, अगर ये बात सबको पता चल गई कि मैंने ही नादिर शाह को बुलाया था दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए, तो मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे जो मुग़ल प्रांत था, जो मुग़ल शासन थी, मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझे खा जाएगी, मुझे नोच डालेगी। इसके कारण जो शहादत अली खां था, इसके कारण इसने आत्महत्या कर ली। डर के मारे इसने क्या कि आत्महत्या कर ली। ये कहता है कि नहीं, कि अगर किसी को पता चल गया कि मैंने नादिर शाह को आमंत्रित किया था दिल्ली पे हमला करने के लिए, और दिल्ली पे हमला की वजह से पूरा देश डगमगा गया था, बहुत सारे कत्लेआम हुए, बहुत सारे धन संपदा भारत की लूट के ले गया नादिर शाह। ठीक है, तो यही था शहादत अली खां जिसने इनवाइट किया था नादिर शाह को, इसकी वजह से इसने आत्महत्या कर ली। देखिए इसके बाद जो गद्दी पे आता है उसका नाम था सफदरजंग। जो दूसरा आता है उसका नाम था सफदरजंग। शासक बना। यहाँ के शासकों को नवाब कहा जाता था। यहाँ के शासकों को
नवाब कहा जाता था। बात ही है उस टाइम मुगल मुगल एक शासक हुए, मुगल शासक जिसका नाम था अहमद शाह ने इसको वजीर, अपना वजीर बनाया। इस सफदर जंग को जो अवध प्रांत का नवाब था, इसको क्या किया, मुगल राज्य ने, मुगल शासक ने जिनका नाम था अहमद शाह ने क्या कि इसको वजीर बनाया। इसको कहा कि तुम मेरे वजीर बन जाओ। वजीर, मुगल शासक अहमद शाह मुगल शासक अहमद शाह ने सफदर जंग को वजीर बनाया। मुगल शासक सफदर जंग को वजीर बनाया और इसके का ये वजीर, नवाब वजीर के नाम से जाने गए। इतिहास में इनको नवाब वजीर के नाम से इतिहास में इनके नाम होती है। जो अवध प्रांत के जो एक शासक हुए, अवध प्रांत के नवाब हुए, जो नवाब वजीर कहलाए गए, उनका नाम था सफदर जंग। ठीक है। इनके बाद जो गद्दी पे आए, इनके बाद जो अवध प्रांत के जो गद्दी पे हैं, उनका नाम था शुजाउन दौला। आप शुजाउन दौला से परिचित ही हैं। इनके बाद जो गद्दी पे हैं, उनका नाम था शुजाउन दौला। यह वही शुजाउन दौला हैं जिन्होंने बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ दिया था। आप लोग को याद होगा, बंगाल विजय में मैंने बक्सर के युद्ध आप लोगों को पढ़ाया था। उस बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब शुजाउन दौला ही थे जिन्होंने मीर कासिम का साथ दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेकिन इनकी हार हुई थी। इस हार में इनको इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। इस हार में इनको अंग्रेज़ों के साथ क्या करनी पड़ी, इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा। इनको इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। इनको इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। इलाहाबाद के संधि के तहत इनको बहुत सारे, इलाहाबाद के संधि के ही प्रभाव था कि इन्होंने अंग्रेज़ों से मैत्रीपूर्ण संधि करनी पड़ी। इस इलाहाबाद की संधि के प्रभाव था कि इस राज्य को अंग्रेज़ों ने अपना मित्र राज्य घोषित किया और कहा ये राज्य मेरा मित्र राज्य है, आप कभी भी यहाँ से अंग्रेज सहयोग ले सकते हैं। इसी संधि की, इलाहाबाद की संधि के ही देन है कि अंग्रेज़ों ने इनको मित्र राज्य घोषित किया कि ये मेरे मित्र होंगे आज के बाद से, और मित्र होंगे, और अगर कोई भी धन संपदा की आवश्यकता पड़ेगी ये मुझे मदद करेंगे, मना नहीं करेंगे। इस संधि में ऐसा बताया गया था। और इलाहाबाद की संधि के बाद, इनके बाद जो सत्ता में आते हैं उनका नाम है अशफुद्दौला। पहले इसको बिठा दिया जाए। बताता है अशफुद्दौला, इनका नाम था अशफुद्दौला। उसके बाद इनकी सत्ता, शुजाउन दौला के बाद अशफुद्दौला सत्ता में आते हैं। इन्होंने क्या की, इन्होंने अपनी राजधानी लखनऊ बनाई, लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने
लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया और क्या कि एक लखनऊ में एक बड़ा इमाम भवन का निर्माण कराया। एक इमाम बड़ा भवन का निर्माण कराया इन्होंने लखनऊ में। इन्होंने क्या किए कि एक विशाल इमाम बड़ा भवन का निर्माण देखिए ये हो गया। इन्होंने एक विशाल इमाम बड़ा भवन का निर्माण करा लखनऊ में। ये विशाल इमाम बड़ा भवन का निर्माण किसने कराया? इनका नाम है अशफुद्दौला। इनके बारे में बस इतना ही जानना है। और जब इनके बाद जो आते हैं अवध के नवाब बनते हैं, उनका नाम है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह बंगाल के वाजिद अली शाह अवध के आखिरी नवाब हुए। इनके बाद से कोई अवध में शासन नहीं किया। बात आती है क्यों? वाजिद अली शाह के नेतृत्व में ही डलहौजी वाजिद अली शाह के नेतृत्व में ही उसी टाइम डलहौजी सत्ता में आता है। गवर्नर जनरल के बन के आता है डलहौजी 1848 में। उसने विलय और विस्तार की नीति लाती है और उसका मानना था कि जितने भी प्रांत हैं जिस पे अप्रत्यक्ष रूप से हमने शासन कर रखी है, इस पर भी उनका ही शासन था इस प्रांत पे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शासन था। यहाँ से पैसे रुपये इकट्ठा, यहाँ से सैन्य सबसे ज़्यादा ब्रिटिश सैन्य शक्ति में, ब्रिटिश सैन्य गुट में भारत के जितने भी सैनिक थे सबसे ज़्यादा सैनिक यहाँ से थे, अवध से थे। इनसे सैनिक इसी प्रांत से लड़कों को लेता था, सेना भर्ती करते थे कंपनी, और इसी प्रांत का शोषण भी करते थे। पैसा रुपया जितना इसी प्रांत से अवध से लेते थे। बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा पीड़ित थे तो अवध के प्रांत थी, ठीक है। और वाजिद अली शाह आखिरी शासक, आखिरी नवाब हुए। अवध का आखिरी नवाब कौन हुए? वाजिद अली शाह, अंतिम नवाब। बात होती है डलहौजी जब सत्ता में आता है, डलहौजी ने क्या की, इस अवध के प्रशासन में कमी को दिखाकर कहा कि अवध के प्रशासन कुशासन हो गया है, अवध के प्रशासन सही से चल नहीं रहा है। वाजिद अली शाह के नेतृत्व में अवध का प्रशासन सही से नहीं चल रहा, अब इस राज्य को अपने राज्य में मिलाना पड़ेगा। और उसने एक नोटिस तैयार की और ब्रिटेन भेजा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नोटिस तैयार किया, ब्रिटेन भेजा। ब्रिटेन में जो आधिकारिक मंडल थे वहाँ गया, उसके संसद में गया, वहाँ से पारित हुई कि इस राज्य को कुशासन के आरोप में, कि यहाँ पे सत्ता अच्छे से नहीं चल रही, यहाँ लोग पीड़ित हैं, इस आरोप में क्या की अवध का विलय कर ली। कुशासन के आरोप में अवध का विलय। कुशासन के आरोप में अवध प्रांत को अपने राज्य में मिला लिया। इसी का परिणाम है। देखिए 1857 की क्रांति के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। देखिए यही अवध प्रांत है जहाँ से 1857 की क्रांति का गढ़ तैयार हुआ। 1857 की क्रांति एक सैन्य क्रांति थी। इस पहले आरंभ में सैन्य क्रांति थी, लेकिन बाद में देखिए 1854 अवध विलय का होता है। 1854 ईस्वी में अवध का विलय होता है, ठीक है। और 1857 की क्रांति होती है, समझ रहे हैं आप लोग। अवध विलय, डलहौजी की नीतियाँ, पंजाब विलय 1848-49, अवध विलय 1854, 1857 में 1857 की क्रांति। इसका बैकग्राउंड तैयार हो रहा था कब से? यहीं अवध विलय से। अवध के जो सैनिक, सबसे ज़्यादा सैनिक ब्रिटिश कंपनी में कहाँ से थे?
अवध से थे और अवध राज्य को ही अपने कंट्रोल में ले लिया, प्रत्यक्ष रूप से अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसके कारण यहाँ के जो किसान काफ़ी पीड़ित थे। किसान तो ऑलरेडी पीड़ित थे, इसके साथ साथ ही कंपनी की सत्ता वहाँ आने के बाद उनकी और स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई, जिसके कारण उनके जो लड़के थे जो सेना में काम कर रहे थे, जो ब्रिटिश कंपनी के यहाँ काम कर उनमें उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। इसी के प्रकोप पे यही आधारभूत यही बैकग्राउंड तैयार होता है कि 1857 की क्रांति होती है, जिसको सैन्य क्रांति के नाम से जाना जाता है। और उसमें सेना के साथ साथ किसानों की अहम भूमिका रही, इन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 1857 जिसको यही 1857 की क्रांति है, जिसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम क्रांति के नाम से माना जाता है। कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति हुई, जो आंदोलन चला, इसका नींव इसी में 1857 क्रांति से पड़ी हुई थी। 1857 की वही क्रांति थी, महान क्रांति, जिसके वजह से ही राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिसके वजह से ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आगे चला, आगे बढ़ा और देश में आज़ादी मिली। ठीक है, यही अवध प्रांत है। इस अवध प्रांत को 1854 ईस्वी में विलय कर लिया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा किस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के तहत कैसे कैसे अवध पहले बंगाल पे अपने आधिपत्य स्थापित करते हैं। उसके बाद उन्होंने मैसूर में टीपू सुल्तान को मार के वहाँ पे अब डलहौजी वहाँ पे वेलेजली आता है और टीपू सुल्तान को मारकर सहायक संधि लाता है। उसके बाद हम लोग देखा मराठा किस प्रकार मराठा पे शिवाजी के मरने के बाद उनके बाद जो संभाजी थे किस प्रकार छत्रपति साहू जी हुए हैं, उनके बाद कैसे कैसे सत्ता परिवर्तन होता है, वहाँ पे कैसे षड्यंत्र होते हैं और फिर कैसे मराठाओं की हार होती है हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने पंजाब देखा कि पंजाब पर कैसे रणजीत सिंह के मरने के बाद अंग्रेजों ने कैसे अपना अधिकार स्थापित करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा अवध विलय। अवध में कोई क्रांति नहीं हुई क्योंकि अवध एक मित्र राष्ट्र था। अवध में पहले ही अवध इतना शोषित हो चुका था कि कोई यहाँ पे शक्तिशाली शासक नहीं बचा हुआ था, कोई ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं था। वास्कोदौला हो या वाजिद अली शाह हो, कोई था ही नहीं जो इनको अंग्रेजों को टक्कर दे सके। इसके कारण कुशासन के आरोप में ये तो ऐसे थे नहीं कि अंग्रेज इन पे कोई षड्यंत्र करके युद्ध के लिए ललका रहे और युद्ध हो उसके बाद इनको हराएं, ऐसा कुछ था नहीं। इसलिए उसने कुशासन के आरोप में कहा कि आपका जो शासन है वाजिद अली शाह का आपका जो शासन है वो सही नहीं है, यहाँ की जनता काफ़ी पीड़ित है, इसलिए यहाँ पर मेरा शासन आएगा। कुशासन के आरोप में हटा दिए, विलय कर लिए, अपने राज्य में विलय कर लिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे कि अंग्रेजों की नीतियाँ क्या रही भारत विलय में। और 1857 की बात आप लोगों को बता दूं कि 1857 की बाद 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद ब्रिटिश संसद से कानून पारित होता है, कहा जाता है कि अब विलय और विस्तार की नीति को बंद कर दिया जाए। अब वही वो समय है जब अंग्रेजों ने विलय और विस्तार की नीति को बंद करता है, कंपनी की सत्ता की समाप्ति होती है। 1857 की क्रांति है जिसके बाद कंपनी की सत्ता की समाप्ति होती है और भारत में क्राउन का शासन आता है। क्राउन का शासन मतलब ब्रिटिशर्स हैं, वहाँ ब्रिटिश की जो महारानी थी वहाँ महारानी का शासन आता है, विक्टोरिया का शासन आता है, सीधे इसे क्राउन के शासन के नाम से जाना जाता है भारत में। और उसके बाद कंपनी की सत्ता की समाप्ति होती है। ठीक है, उसके बाद कोई राज्य का विलय नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ इस नीति को 1813 में जो नीति लाया गया था कि विलय और विस्तार की नीति, इस नीति को 1857 की क्रांति ने समाप्त कर दी। उसके बाद से किसी राज्य का कंपनी के क्षेत्र में विलय नहीं हुआ, कंपनी के साम्राज्य में विलय नहीं हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसमें इस विलय को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोग ये सारी बातों को समझे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंपनी की क्या क्या नीतियाँ रही। अब एक डायमेंशन हम लोग देख लेंगे कंपनी ने कैसे आधारभूत भारत के क्षेत्रों को किस प्रकार षड्यंत्र के माध्यम से फूट डालो और शासन करो के माध्यम से किस प्रकार राज्यों का विलय करता है। अब कंपनी की कुछ और महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, समझेंगे और फिर हम लोग क्रम बाई क्रम हम लोग क्लासेस चलती रहेगी। ठीक है, तो धन्यवाद।